नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ आगामी 9 नवंबर को देश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। वे इस पद पर लगभग 2 वर्ष यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। इससे पहले उनके पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ भी देश के 16वें चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा था। वे 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक लगभग 7 साल तक इस पद पर आसीन रहे थे। चीफ जस्टिस बने रहने का किसी न्यायाधीश का यह अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। अपने पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भी वही जिम्मेदारी मिलने जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 7 अक्टूबर को चीफ जस्टिस यू ललित को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी यानी अगले चीफ जस्टिस का नाम बताने की अपील की थी। खबर है कि आज उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस मसले को लेकर चीफ जस्टिस यू ललित ने सभी जजों के साथ बैठक की और अपने उत्तराधिकारी के नाम को अंतिम रूप दे दिया। उन्होंने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का नाम भेज दिया है। 11 नवंबर 1959 को जन्मे न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल और कई विदेशी लॉ स्कूलों में लेक्चर्स भी दिए हैं। उन्हें 1998 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। फिलहाल वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका मंगलवार को उनके पैतृक निवास स्थान सैफई में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लाए गए उनके पार्थिव शरीर को मंत्रोच्चार के बीच वैदिक रीति से स्नान कराया गया। चंदन की चिता पर लेटे मुलायम के अंतिम दर्शन के लिए कई हजार लोग सैफई पहुंचे। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद, असीम अरुण, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आदि ने सैफई के लाल को अंतिम विदाई दी। अंतिम दर्शन करने के लिए एक तरफ लाखों लोगों का हुजूम था तो दूसरी तरफ देश भर से वीआईपी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे। ये सिलसिला सुबह से शुरू हुआ जो शाम तक चलता रहा। अंत्येष्टि से ठीक पहले अंतिम दर्शन के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राकपा के अध्यक्ष शरद पवार और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन किए। सैफई में बारिश के बीच नेताजी के चाहने वालों के चेहरों पर दुख साफ झलक रहा था। समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे इस राजनेता को नमन करने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीधे अंत्येष्टि स्थल पहुंचे। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सैफई जाकर सपा संरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मुलायम सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जेपी के नक्शा एक कदम पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह केवल उनके नक्शा एक कदम पर चल रहे हैं और एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे रहे हैं, लेकिन कुछ दल इस पर हंगामा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि जेपी नारायण ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया था। वह गुजरात के राजकोट जिले की जाम कंदोरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बिना उस पर तंज कसते हुए कहा, एजेंसियां कुछ राजनीतिक नेताओं और पार्टियों की भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। एजेंसियों के साथ सहयोग करने की बजाय वे एजेंसियों की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे भ्रष्ट लोगों से जनता के पैसे की वसूली करनी चाहिए? पिछले 20 वर्षों में गुजरात के विकास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, राज्य में केवल 26 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 130 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। गुजरात में आईटीआई 300 से बढ़कर 600 हो गए हैं। फार्मेसी कॉलेज 13 से 75 हो गए हैं। 8000 सीटों वाले 36 मेडिकल कॉलेज हैं। यही विकास राज्य ने हासिल किया है। इफ्को और आईपीएल के निदेशकों के खिलाफ चल रहे मामले में व्यवसायी संजय जैन गिरफ्तार। इफ्को और इंडियन पोटास लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने व्यवसायी संजय जैन को विदेश से अपराध की आय भारत लाने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया है। जैन को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि ईडी ने विभिन्न संदिग्धों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। इसमें उदय शंकर अवस्थी, इफ्को के एमडी पंकज जैन, रेयर अर्थ ग्रुप और ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के प्रमोटर अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य शामिल हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में उन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि ईडी को जांच में अवस्थी और इफ्को की अन्य लोगों द्वारा गलत तरीके से पैसे कमाने के संकेत मिले हैं। आरोप है कि इसे विभिन्न और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से इसे विभिन्न संबंधित संस्थाओं के माध्यम से खुद की संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है, ऐसी धोखाधड़ी वाले लेन देन को छिपाने के लिए अवैध कमीशन प्राप्त करने का आरोप भी शामिल है। ईडी ने कहा है कि अवस्थी यानी अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी के पिता और परविंदर सिंह गहलोत, विवेक गहलोत के पिता, इफ्को के प्रबंध निदेशक और आईपीएल के निदेशक यूएस अवस्थी और आईपीएल के प्रबंध निदेशक परविंदर सिंह गहलोत फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी प्रभाव रखते हैं। आरोप है कि भुगतान के जरिए बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि संजय जैन ने भारत में अवैध तरीके से 37.12 करोड़ रुपए और 6.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की है। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री को दिल्ली पुलिस ने तलब किया। खबर है कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के घर दिल्ली पुलिस आज एक नोटिस लेकर पहुंची। राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज थाने में दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। विवाद में फंसने के बाद उन्हें अरविंद केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम को पूछताछ का नोटिस थमा दिया और हिंदू देवी देवताओं की पूजा के खिलाफ शपथ लेने के मामले में पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल विजयदशमी के दिन दिल्ली के करोल बाग में आयोजित बौद्ध महासभा कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। इनकी मौजूदगी में हजारों लोगों को राम कृष्ण को भगवान न मानने और कभी पूजा न करने की शपथ लेने का वीडियो भी सामने आया था। बीजेपी ने कहा था कि यह बौद्ध और हिंदू धर्म मानने वालों को लड़वाने की कोशिश है। बीजेपी ने राजेंद्र गौतम से हिंदू समाज से माफी मांगने की भी मांग की थी। विवाद बढ़ने पर राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई भी दी थी। गौतम ने कहा था कि भारत का संविधान हमें आजादी देता है, हम किस धर्म को माने किसको न माने, इससे किसी को आपत्ति क्यों है। मुकदमा दर्ज कराना है कराएं, वो कर क्या सकते हैं, झूठे केस बना सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उसके लिए तो हम तैयार हैं। गौतम ने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरती है क्योंकि आपने आम आदमी के लिए काम किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 12 अक्टूबर को भोपाल पहुंचेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव की गतिविधि तेज हो चली है। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। खड़गे मतदाताओं से संवाद करने 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर भी दक्षिण के राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं और प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को भोपाल प्रवास पर रहेंगे। वे विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रभारी प्रशासन राजीव सिंह ने बताया है कि खड़गे भोपाल पहुंचने के बाद 12:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं एवं निर्वाचित प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगे। इथेनॉल से चलने वाली पहली कार देश को मिली। वाहनों की दुनिया में भारत दुनिया से एक कदम आगे हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार यानी 11 अक्टूबर को इथेनॉल से चलने वाली पहली कार देश में लॉन्च किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी लॉन्चिंग प्रोग्राम में मौजूद थे। इस कार की लॉन्चिंग को महंगे पेट्रोल डीजल की विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे लोगों की जेब पर पड़ने वाली बोझ से राहत मिलने के आसार हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार इथेनॉल को पेट्रोल डीजल की विकल्प के रूप में लाना चाहती है। वाहन विशेषज्ञ मानते हैं कि इथेनॉल से चलने वाली कार किफायती और सस्ती तो होगी ही, साथ ही वायु प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा। आपको बता दें कि इथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने से किया जाता है। भारत गन्ने के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। माना जा रहा है कि देश में बड़े स्तर पर गन्ने के उत्पादन से इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बड़े स्तर पर किया जा सकता है। केंद्र सरकार पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इथेनॉल के उपयोग पर जोर दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों के बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने के बाद इथेनॉल की मांग बढ़ेगी। साथ ही गन्ने की खेती करने वाले किसानों की कमाई भी बढ़ सकती है। भारत में इस कार को टोयोटा ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पर लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने रूस के खिलाफ वोट डाला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अनुसार भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को एक बार फिर निराश किया है। खबर है कि भारत ने यूएनओ में पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में रूस की निंदा करने के लिए खुले मतदान की मांग की गई। पुतिन चाहते थे कि इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान हो, लेकिन पुतिन की इस मांग को खारिज करते हुए भारत ने यूएन में प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल दिया। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्य देशों द्वारा वोट के पक्ष में मतदान किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से गुप्त मतदान के लिए मॉस्को की मांग को नकार दिया गया। केवल 13 देशों ने गुप्त मतदान की मांग करने के रूस की मांग के पक्ष में मतदान किया। दूसरी तरफ 39 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस और चीन ने भी वोट नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत सहित 104 देशों द्वारा इस तरह की पुनर्विचार के खिलाफ मतदान करने के बाद प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं करने का फैसला किया। यूएनओ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेम्बेजिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता एक अपमानजनक धोखाधड़ी का गवाह बन गई है। उन्होंने कहा कि इसमें दुर्भाग्य से महासभा के अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वसीली नेम्बेजिया ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व हेरफेर है जो आम सभा और समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को कम करता है। बेशक ऐसी परिस्थितियों में हमने वोट में हिस्सा नहीं लेने का विकल्प चुना। रोजर बिन्नी हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष। बीसीसीआई में बड़े बदलाव की तैयारी है। खेल की दुनिया से खबर है कि भारत के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। वे सौरव गांगुली की जगह ले सकते हैं। आपको बता दें कि रोजर बिन्नी भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। वर्तमान में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ में पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। खबर यह भी है कि जय शाह अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि राजीव शुक्ला के भी उपाध्यक्ष बने रहने के आसार हैं। सौरव गांगुली अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष बनाए गए थे। क्रिकेट की दुनिया में चर्चा है
कि सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई का चुनाव 18 अक्टूबर को मुंबई में होगा। इसके लिए नामांकन 11 और 12 अक्टूबर को भरे जाने हैं। नामांकन की जांच 13 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। रिलायंस जियो की दिल्ली में 5G नेटवर्क पर 600 Mbps स्पीड। रिलायंस जियो ने दिल्ली में अपने 5G नेटवर्क पर लगभग 600 Mbps औसत डाउनलोड स्पीड दर्ज की। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। उकला की स्पीड टेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर अपने नेटवर्क का परीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने 5G डाउनलोड स्पीड की एक विस्तृत श्रृंखला कम दोहरे अंकों यानी 16.27 Mbps से 809.94 Mbps तक देखी है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह डेटा इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि ऑपरेटर अभी भी अपने नेटवर्क को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। गति अधिक स्थिर होने की उम्मीद है क्योंकि ये नेटवर्क कमर्शियल चरण में प्रवेश करेंगे। उकला ने उन 4 शहरों में औसत 5G डाउनलोड स्पीड की तुलना की जहां जियो और एयरटेल दोनों ने अपने नेटवर्क बनाए हैं। दिल्ली में एयरटेल 197.98 Mbps पर लगभग 200 Mbps औसत डाउनलोड की गति तक पहुंच गया, जबकि जियो ने लगभग 600 Mbps यानी 598.58 Mbps की स्पीड दर्ज की। कोलकाता में ऑपरेटरों की औसत डाउनलोड स्पीड जून के बाद से सबसे अधिक भिन्न है। एयरटेल की औसत डाउनलोड स्पीड 33.83 Mbps थी, जबकि जियो की औसत डाउनलोड गति 482.02 Mbps थी। मुंबई में एयरटेल की जून के बाद से जियो के 515.38 Mbps औसत डाउनलोड की तुलना में 271.07 Mbps औसत डाउनलोड गति तक पहुंच गई है। वाराणसी में जियो और एयरटेल की डाउनलोड स्पीड करीब करीब बराबर है। एयरटेल ने जून 2022 के बाद से जियो की 485.22 Mbps डाउनलोड स्पीड है के मुकाबले 516.557 Mbps स्पीड प्राप्त की है। अब एक खास रिपोर्ट। अमेरिकी सरकार ने 2389 करोड़ रुपए के आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया। बड़ा सवाल है कि बाइडेन सरकार द्वारा यह निर्णय क्यों लिया गया। 2 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी सरकार ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी ज्यादा आयोडीन गोली की खरीदारी हुई है। बाइडेन सरकार ने गोली खरीदने की सफाई में कहा है कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए दवाइयां खरीदी गई हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी तेजी से परमाणु दवाओं की बिक्री बढ़ी है। रूस और यूक्रेन से सटे देश पोलैंड की राजधानी वार्सा में इस तरह की दवाइयों की वितरण के लिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। पोलैंड के सभी 16 प्रोविंस में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। मालो पोलस्का प्रांत में 34 लाख आबादी के लिए सरकार ने 55 लाख आयोडीन की गोलियां भेजी हैं। पोमेरानिया में 23 लाख आबादी के लिए 40 लाख गोलियों का स्टॉक रखा गया है। कमोबेश यही हाल ब्रिटेन का भी है। ऑक्सफोर्ड हेल्थ कंपनी ने बताया है कि यहाँ पोटेशियम आयोडाइड 150 mg दवा की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। दवा से जुड़ी जानकारी के लिए अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी की वेबसाइट पर अचानक से पेज व्यूज में 15,000% की बढ़ोतरी हुई है। यूरेनियम यूनियन ने भी प्रेस रिलीज जारी कर यूक्रेन को 55 लाख पोटेशियम आयोडाइड की गोली भेजने की बात कही है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद फिनलैंड में मार्च 2022 में एक सप्ताह में 90,000 से ज्यादा पैकेट पोटेशियम आयोडाइड की दवा बिक रही है। पुतिन और बाइडेन के बयान के बाद एक बार फिर से यहां आयोडीन दवा की बिक्री में वृद्धि हुई है। सवाल है कि आखिर अचानक अमेरिका और यूरोप को इतनी बड़ी संख्या में एंटी रेडिएशन दवा की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 24 सितंबर 2022 को एक बयान दिया था जिससे यह स्थिति बनी है। पहला, पुतिन ने कहा कि हम निश्चित रूप से रूस और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने सभी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि हमारे पास दुनिया भर में तबाही मचाने वाले सबसे खतरनाक हथियार हैं। और तीसरी सबसे प्रमुख बात उन्होंने कही है कि इसे सेकेंड
वर्ल्ड वार के बाद रूस की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी बताया गया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद यूक्रेन से हर हाल में जंग जीतना और पश्चिमी देशों को जवाब देना है। चौथी बात, पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश किसी झांसा में नहीं रहे, यह कोई गिदर भभकी नहीं है। पुतिन के बयान के 13 दिन बाद जो बाइडेन ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। व्लादिमीर पुतिन के बयान के 13 दिन बाद 7 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया आखिरी जंग के करीब पहुंच गई है। उनके इस बयान के बाद ही परमाणु जंग को लेकर चर्चा तेज हो चली है। जो बाइडेन के बयान से ठीक 5 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने आयोडीन गोली की खरीदारी करने का ऐलान किया। अमेरिकी सरकार इस दवा की खरीदारी बायोशील्ड एक्ट के तहत कर रही है। दरअसल 2004 में अमेरिकी संसद ने ये कानून बनाया था। इसके तहत रासायनिक और परमाणु हमले से बचने के लिए अगले 10 साल में दवाओं पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान तैयार किया गया था। परमाणु विस्फोट होते ही हवा में तैरने लगता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। किसी क्षेत्र में परमाणु विस्फोट होते ही हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन तैरने लगता है। इस आयोडीन का रासायनिक नाम I-131 होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन को न तो देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं और न ही इसके स्वाद का पता चलता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव आयोडीन सांस के जरिए या स्किन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसकी वजह से 5 तरह का असर लोगों के शरीर में देखने को मिलते हैं। पहला, थायराइड कैंसर। दूसरा, गले व शरीर के दूसरे हिस्से में ट्यूमर। तीसरा, ल्यूकेमिया। चौथा, आंखों की बीमारी और पांचवा, मेंटल डिसऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, परमाणु ब्लास्ट होने के बाद इस केमिकल के संपर्क में आने वाले लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। इसी वक्त काम आती है आयोडीन की दवा। एंटी रेडिएशन दवा और शरीर में I-131 को प्रवेश करने से रोक कर बचाती है जान। I-131 से लोगों की जान बचाने का काम आयोडीन दवा करती है। इस दवा को 2 केमिकल पोटेशियम और आयोडीन को मिलाकर बनाया गया है। इसे पोटेशियम आयोडाइड भी कहा जाता है। यह दवा 3 तरह से हमले की स्थिति में लोगों की जान बचाती है। पहला, अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि पोटेशियम आयोडाइड दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसे में इस दवा के खाने के बाद ये और ज्यादा आयोडीन शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा, परमाणु विस्फोट के बाद हवा में तैर रहा I-131 अगर शरीर के अंदर चला जाए तो इससे थायराइड ग्लैंड में टिश्यूज बन जाता है। इसे खत्म करने का काम ये दवा करती है। और तीसरा, I-131 के शरीर में प्रवेश करते ही कई अंगों में ट्यूमर बनने लगते हैं। ये दवा इस ट्यूमर को खत्म करने का काम करती है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।